आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, हम लोग जो है 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का जो लोकतांत्रिक राजनीतिक है, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस है, वो पढ़ने वाले हैं। यानी 10वां कक्षा के लिए राजनीतिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो इसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने वाले हैं बुक से, और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इसका विषय सूची है, क्या क्या पढ़ना है हमको सिलेबस में। विषय सूची की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, अध्याय 1 में है सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा किस किस प्रकार से हुआ है, सत्ता के संबंधित कुछ बातें हैं। दूसरा अध्याय है संघवाद, इकाई 2 में, वो पहला इकाई था, पहला इकाई में 2 अध्याय है, सत्ता की साझेदारी और संघवाद इकाई 2 में। तीसरा और चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय में लोकतंत्र और उसकी विविधता, और चौथा अध्याय है जाति धर्म और लैंगिक मसले। और इकाई 3 में चलते हैं हम लोग, तो 5वां अध्याय जन संघर्ष और आंदोलन से संबंधित चीजें पढ़नी है। अध्याय 6 में राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है। इकाई 4 यानी उसमें अध्याय 7 है लोकतंत्र का परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां पढ़नी है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जानकारी होनी चाहिए इसकी, है ना। भारत का संविधान का उद्देशिका क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था और उस संविधान को सौंप दिया गया देश को, है ना, भले लागू किया गया कब 26 जनवरी 1950 को। उसका भी रीजन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं रीजन की 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के किनारे जो है पहली बार प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए जो है हमारे देश के जो भी बड़े नेता थे, प्रमुख नेता, वो चाहते थे कि जो है पहली बार जो है हमारे संविधान में लागू उसी दिन से होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लिए, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग आगे। हम लोग देखते हैं चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है। हमारा पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, जिसके बारे में हमारा पहले भी लेक्चर आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम सोचे कि एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। हम लोग लोकतंत्र की यात्रा, कहने का मतलब एक समय होगा, धीरे धीरे शासन पद्धति हमारे देश में आते गया, उसी के यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये पिछले साल का मतलब क्या हो गया, कक्षा 8 में। ठीक है, हम लोग क्या देखे थे पिछले कक्षा में, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक को विधायिका, दूसरे को कार्यपालिका, तीसरा को न्यायपालिका, है ना। इन चीजों के बारे में पढ़ा था। और इसके साथ सत्ता के विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में सत्ता को बांट देना। अब ये छोटे छोटे भागों में कैसे होता है, हम लोग पंचायत स्तर पर बांटते हैं सत्ता को, ब्लॉक स्तर पर बांटते हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, है ना, और केंद्र के स्तर पर तो है ही। तो यही हो गया हम लोगों का क्या चीज, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं से शुरुआत करते हैं। श्रीलंका का कथा जानेंगे, कहानी जानेंगे, और बेल्जियम नामक एक देश है उसका भी जानेंगे कहानी। हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथा, ये दोनों घटना बताती है कि, है ना, इन दोनों देशों में जो घटना हुआ वह हमें क्या सिखाता है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। कहने का मतलब क्या हो गया, सत्ता का बंटवारा का जब मांग आता है उससे जो है लोकतांत्रिक पद्धतियां यानी सरकारें किस तरह से उससे निपटती है, कैसे उस काम को सुलझाती है। इन घटनाओं से हमें समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है ना। हम लोग तो बता दिए कि भाई ग्राम स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर शासन, जिला स्तर पर होता है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ता है इसके बारे में भी समझेंगे।
और उस पर चर्चा करेंगे, अगले 2 अध्यायों में की गई है ना, इसके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग 2 अध्याय, अगला 2 अध्याय में भी देखेंगे। आते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की बात करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, पहले देखते हैं, मेरे दिमाग में एक सीधा सा समीकरण है। क्या समीकरण है मेरे दिमाग में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता का टुकड़ा करना है ना, यानी कि देश को कमजोर करना। सत्ता को टुकड़ा करने का मतलब देश को कमजोर करना। और इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, सत्ता का बंटवारा यानी देश को कमजोर करना, ऐसा मानना था, लेकिन अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। किस महादेश का है, यूरोप महादेश का। ऑब्जेक्टिव देखो कहीं से भी बन सकता है, इसलिए ध्यान से देखना है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। तो बेल्जियम कितना छोटा देश है, मेरे हरियाणा जितना छोटा देश है, हरियाणा से भी छोटा है, हरियाणा राज्य है ना, उससे भी छोटा देश है। बेल्जियम को कौन कौन सा देश टच करता है, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग है ना, 4 देश इसका कौन है, पड़ोसी देश है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि जो है बेल्जियम की कुल आबादी कितनी, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। और हरियाणा की आबादी से आधी है, यानी 2 करोड़ आबादी हरियाणा में रहता है, 1 करोड़ बेल्जियम में। हरियाणा राज्य है, बेल्जियम देश है। तो अंतर समझ में आ ही गया होगा। इस छोटे से देश में समाज की जातीय बुनावट बहुत ही जटिल है, यानी इस देश में छोटा सा देश होने के बावजूद वहां पर जो लोग रहते हैं उनके अंदर जो जाति वाला भेदभाव है वह बहुत ही जटिल है ना, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। कहाँ रहता है, 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। और डच बोलता है, क्या बोलता है, डच बोलता है, यानी कि 100 में से 59 आदमी कौन सी भाषा बोलने वाले, डच बोलने वाले। और बाकी जो 40% बच जाता है, 40% व्यक्ति, वो क्या है, वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो 2 भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में रहते थे, एक फ्रेंच और एक दूसरा जो हो गया तुम्हारा डच बोलने वाले लोग, ठीक है। अब देखते हैं 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे, 100% हो गया ना, 59% जो था क्या था, डच बोलने वाले, 40% फ्रेंच बोलने वाले और 1% जर्मन बोलने वाले। अब बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन जो राजधानी है बेल्जियम का, बेल्जियम की राजधानी में रहने वाले लोग में से 100 में से 80 आदमी फ्रेंच बोलता है, फ्रेंच यानी फ्रांस की भाषा। और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, है ना, डच भाषा बोला जाता है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले क्या है, बहुत कम है, कितने परसेंट, मात्र 40% पूरे देश में, लेकिन भले वह 80% कहाँ पर है, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है। तो जो भी फ्रेंच बोलते थे उस फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। फ्रेंच बोलने वाले तो 40% ही थे, लेकिन वो ज्यादा पैसे वाले धनी मनी व्यक्ति थे, ताकतवर लोग थे। कौन, फ्रेंच बोलने वाले, ठीक है। भले ही उसकी संख्या कम हो, लेकिन वो समृद्ध व्यक्ति थे, उनको कोई परेशानी नहीं था, गरीबी से जूझ नहीं रहा था। बहुत बाद जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग स्थिति से नाराजगी हुआ, है ना। बाद में क्या हो गया, क्योंकि डच लोग ज्यादा रहता था, यदि क्या होता है 100 आदमी में से 80 आदमी यदि हिंदू हो, कुछ आदमी मुसलमान हो, है ना, तो जिसकी संख्या कम है वो यदि विकास करने लगे तो जिसका संख्या ज्यादा है उसको लगेगा भाई ये कैसे कर रहा है। उसी तरह से यहाँ हो गया कि फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा विकास कर रहे थे, ज्यादा इनकम कमा रहे थे, तो डच वाले को प्रॉब्लम हो रहा था, डच भाषा बोलने वाले को, तो नाराजगी दिखाया। इसके चलते 1950 और 60 के बीच में क्या हुआ वही जो होना था, किसके किसके, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले के बीच में तनाव बढ़ने लगा, झगड़ा होने का एक टकराव स्टार्ट हो गया। ये दोनों समुदाय का टकराना तीखा रूप कहाँ दिखा, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या था, बेल्जियम की राजधानी थी, वहां पर जो था 80% लोग फ्रेंच बोलता था और
20% लोग जो था डच बोलता था, तो दोनों का टकराव दिखा वहां पर, यानी एक दूसरे से मतलब देखना नहीं चाहता था। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर थे। बात तो वही हो गया, पूरे देश में डच बोलने वाले बहुत ज्यादा थे 59%, लेकिन पैसे में फ्रेंच वाला अमीर था, है ना। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग क्या थे, अमीर थे। ये चीज, आइए इस स्थिति को एक और देश से करें। हम लोग जान गए बेल्जियम के बारे में, बहुत सारी बातें जाने। क्या जाने बेल्जियम के बारे में? बेल्जियम एक ऐसा देश है जहां पर जातीय प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम जाती है? प्रॉब्लम क्योंकि वहाँ फ्रेंच के लोग रहते हैं, कुछ डच बोलने वाले लोग रहते हैं, कुछ जर्मन बोलने वाले। फ्रेंच बोलने वाले जो है 40%, डच बोलने वाले 59% और जर्मन बोलने वाले 1%। ब्रुसेल्स की राजधानी, रूस की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम कहाँ से उठा कि जितने भी डच बोलते थे वो लोग थोड़ा सा पैसे से कमजोर थे, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, और फ्रेंच वाले लोग कम संख्या में थे, लेकिन वो लोग समृद्ध थे, अमीर थे, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम हुआ, एक दूसरे के बीच नफरत बढ़ी और मामला गंभीर होता गया लगभग 1950 से 1960 के बीच में। अब आइए ये कहानी हमारा संपन्न होता है और हम आते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरा कहानी है श्रीलंका का, है ना। तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। तमिलनाडु हमारे देश की एक राज्य का नाम है ना। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई, ठीक है ना। वहीं से दक्षिणी तट पर कुछ किलोमीटर के बाद क्या स्थित है? श्रीलंका है। श्रीलंका का भी जनसंख्या कितना है? 2 करोड़ है, यानी हरियाणा की जनसंख्या के लगभग बराबर है। दक्षिण एशिया में अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। हम लोग पढ़े हुए थे किसी लेक्चर में, मैप में देखे थे कि श्रीलंका में सिंघली जाति के लोग अधिक रहते हैं। सिंघली जाति के लोगों की जनसंख्या वहां पर 64% यानी 74%, यानी 100 में से 74 आदमी सिंघली जनजाति के, है ना। और उसके बाद जो है फिर तमिलों का आता है। तमिल कौन? तमिलनाडु के रहने वाले लोग जो श्रीलंका में जाकर बस गए, और उसकी जनसंख्या कितनी है? 18%। तमिल में भी 2 समूह है, श्रीलंकाई मूल का तमिल और दूसरा है एक हिंदुस्तानी तमिल। कौन कौन तमिल? एक श्रीलंका का रहने वाला तमिल और एक हिंदुस्तानी तमिल जो जाके बस गया। समझ में आ गया? तमिल जाति का नाम हो गया। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर एक बेल्जियम का मैप दिया हुआ है। यहाँ पर क्या क्या दिया? ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र। कहाँ है ब्रुसेल्स? एक छोटा सा राजधानी है, बीच में देखो ये है, ये वाला तुम्हारा बेल्जियम का नक्शा है। ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र, लाल वाला कलर जो है वो फ्रेंच भाषी है, फ्रेंच बोलने वाले। उसके बाद जो पीला कलर का है वो फ्लेमिश डच बोलने वाले, और ये जो लाइनिंग करके दिया हुआ ये जर्मन बोलने वाले। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है बाबू? और उसके बाद श्रीलंका का भी मानचित्र हम लोग देखेंगे और उसमें भी देखेंगे कैसा कैसा क्या आबादी है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका में तमिल भी 2 प्रकार से थे, एक श्रीलंकाई मूल के, दूसरा भारतीय मूल का। श्रीलंकाई मूल का कितना? 13%। हिंदुस्तानी तमिल जो अपनी वैश्विक शासनकाल में बागानों का काम करने के लिए भारत से लाए गए लोग थे, वही लोग यहाँ पर रह गए थे। समझ में आ गया? बागान का काम होता था तो यहाँ से मजदूर को ले जाता था, वह मजदूर वहाँ रह गया, उसके बाल बच्चा हो गए तो वो लोग वहीं रहने लगा, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तानी तमिल हो गए, है कि नहीं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर यदि गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों के आबाद है। अधिकतर सिंघली भाषी लोग बौद्ध है, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू है, कुछ मुसलमान है। समझ में आया कुछ? तो श्रीलंका में 74% सिंघली जाति के लोग, बाकी जो बच गए उसमें श्रीलंकाई मूल के तमिल और भारतीय मूल के तमिल। भारतीय मूल के कौन से तमिल? जो कि गया था बागान में खेती करने के लिए, मजदूर का काम करने, और वहीं उसके बच्चे पैदा हो गए, वो बच्चे वहीं रह गए, वैसे वाले तमिल। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है, अब देख लो, सिंघली जाति के तो लोग रहते हैं अधिकतर क्षेत्र में जो कि बौद्ध धर्म का पालन करते थे, भगवान बुद्ध को अपना भगवान मानते थे। तमिल भाषी लोग में 2 धर्म के लोग, हिंदू भी और मुसलमान भी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। श्रीलंका की आबादी में ईसाई धर्म के लोग 7%। कितने प्रतिशत? 7% ईसाई धर्म के लोग रहते थे। वे सिंघली तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे। कौन? अंग्रेज ईसाई, वो जो वहां बस गया था, ये चीजें। अब जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था कि बेल्जियम में डच भाषी हम लोगों ने जाना, क्योंकि वहां पर उसकी संख्या ज्यादा थी, और फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी अपनी इच्छाएं
थोप सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, जिसका संख्या ज्यादा है वह कम संख्या वाले लोगों पर दबाव बना सकता था, है ना। वही काम तो वहां पर हो रहा था ना, डच वाला आंदोलन शुरू कर दिया, चूंकि फ्रेंच वाला पैसा वाला हो गया था, फ्रेंच बोलने वाले इनकम वाले थे, है ना, अच्छे लोग थे, अच्छे घराने के। और इसी के बीच क्या हो गया, लड़ाई बढ़ गया। इसमें देश क्या होता है, बट जाता है। ब्रुसेल्स पर दोनों पक्षों ने अपना अपना दावा ठोका। ब्रुसेल्स राजधानी थी, डच वाला बोलता था सिर्फ यहाँ डच भाषा बोलने वाले रहेंगे, फ्रेंच वाला बोलता था हम लोग रहेंगे, चूंकि उसके पास पैसा था। और उसी तरह से श्रीलंका में क्या हो गया, सिंहली आबादी बहुत ज्यादा था, है ना। वे लोग चाहते थे कि मेरी मर्जी, मेरा देश, मेरा ताकत चलेगा, क्योंकि हम लोग की संख्या ज्यादा है। अब आइए देखते हैं कि दोनों देशों में हुआ क्या। हम लोग तो जान गए क्या क्या हुआ, है ना, लेकिन हुआ क्या अब, तो ये चीज देखेंगे। उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ कुछ दिया हुआ है कि बात बोले भेद खोले, क्या बोलता है, बात बोले भेद खोले, यानी कि एथनिक, यानी कि जातीय। जातीय क्या होता है, ऐसा सामाजिक विभाजन, यानी समाज का इस प्रकार का बंटवारा जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति अलग मानता है ना, और यानी कि यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक का विभाजन है। जातीय मतलब क्या हो गया, अलग अलग संस्कृति वाले लोग, समझ गया ना, अलग अलग संस्कृति वाले लोग, अलग अलग रीति रिवाज वाले लोगों को अलग अलग बांटना ही क्या कहलाता है, एक सामाजिक विभाजन है। और इसी को जातीय समूह भी मानते हैं हम लोग। और इसमें क्या हुआ है, उनकी उत्पत्ति पूर्वजों के समान हुई है। जैसे कि देख लो क्या हो गया, एक घर में 4 पुत्र था, है ना। एक जो था पूजा पाठ में ध्यान रखता था, तो इसलिए उसको ब्राह्मण कहा गया। दूसरा बेटा जो था घर का सुरक्षा करता था, इसलिए उसको क्षत्रिय कहा गया। तीसरा बेटा जो था वो व्यापार करता था, इसलिए उसको वैश्य कहा गया। चौथा बेटा जो था साफ सफाई का काम करता था अपने ही घर में, इसलिए उसको शूद्र कहा गया। ऐसा मानना है। लेकिन अब क्या कर दिया, भले उसको जाति विभाजन करके लोगों ने उसको अछूत मानने लगा, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, उसकी शारीरिक बनावट, संस्कृति एक जैसी हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे सदस्य किसी धर्म को मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। कहने का मतलब क्या हो गया कि जातीय का मतलब हो गया एक तरह का संस्कृति, एक तरह का सामाजिक परिवेश, या फिर जो भी रीति रिवाज हो उस तरह से यदि बांटते हैं लोगों को, तो वही चीज कहलाता है हमारे लिए जातीय। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दोनों देश का कहानी जान गए, सिंहली जाति का, तमिल जाति का श्रीलंका में, वहां पर डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, और इसको भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया आप लोग अपनी पुस्तकों को खोलेंगे और उसको रीडिंग करेंगे। जहां भी समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा। बहुत ही आसान है ये सब चीज, कहानी के हिसाब से, कहानी की तरह यदि पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।